नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज एक नए टेस्ट के साथ अपन फिर आ गए हैं। बल एवं गति के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस टेस्ट के अंदर अपन है वो डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी के देखो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। प्रारंभिक दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अगली पारियों के अंदर है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वो बनेंगे और एनटीपीसी मेंस के अंदर भी बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी जो है वो हमें मेंस लेवल का सिलेबस ही है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार की गति में कोई वस्तु एक नियमित अंतराल के बाद समय अंतराल के बाद है वो गति को दोहराती है। दीजिए भाई जवाब कि किस प्रकार की गति में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद है वो गति को दोहराती है। दीजिए जवाब, दीजिए भाई जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है आवर्त गति। ठीक है, आवर्त गति का मतलब होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये देखिए, आप कहोगे वर्तीय गति, देखिए वर्तीय गति नहीं, कोई सी भी गति हो निश्चित समय अंतराल के बाद उस जगह से गुजरती है वो होती है आवर्त गति। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो घड़ी की सुई की गति होती है वो क्या होती है, एक आवर्त गति होती है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति होती है वो क्या होती है, कि आवर्त गति होती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि झूले की जो गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है, बताओ। झूले की गति जो होती है वो किस प्रकार की गति होती है, वर्तीय गति, यादृच्छिक गति या दोलन गति या स्थानांतरित गति। दीजिए भाई जवाब, झूले की जो गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है, वर्तीय गति, यादृच्छिक गति, दोलन गति या फिर स्थानांतरित गति। देखिए इसका सही जवाब जो है वो है दोलन गति। देखिए दोलन गति क्या होती है, दोलन गति का मतलब ये होता है कि किसी जो मुख्य बिंदु होते हैं उसके दोनों ओर और इधर का टाइम और इधर का टाइम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो झूले की गति होती है वो क्या होती है, कि दोलन गति होती है, या घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो क्या होता है, दोलन गति के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि झूले की गति और घड़ी के पेंडुलम की जो गति होती है वो क्या होती है, दोलन गति होती है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से दूरी और विस्थापन के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है। दूरी और विस्थापन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो दीजिए अपना जवाब। पहला है दोनों सदिश राशि है या दोनों अदिश राशि है, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, विस्थापन शून्य हो सकता है। दीजिए भाई जवाब, दोनों सदिश राशि है, दोनों अदिश राशि है, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, विस्थापन शून्य हो सकता है। दीजिए भाई जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोनों अदिश राशि है। देखिए दूरी और विस्थापन जो दोनों होती है वो सदिश राशि होती है। दूरी और विस्थापन दोनों क्या होती है, सदिश राशि है। अब अपन कह सकते हैं कि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपन ये कभी ये सुना है आपने कभी कि वो है जो कोई भी इंसान है वो 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है या 0 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, विस्थापन शून्य हो सकता है। बिल्कुल विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है। क्यों, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि मान लो ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, कोई वस्तु ए से बी तक है वो 5 मीटर चलती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका विस्थापन क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। लेकिन यदि वो वापस ए पर आ गई तो इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो विस्थापन है वो 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी दूरी शून्य नहीं हो सकती। और दोनों क्या है, दोनों सदिश राशि है, दोनों क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे, विस्थापन और दूरी दोनों सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति पहले 1 सेकंड के अंदर है वो 4 मीटर पूर्व की ओर जाता है, दूसरे सेकंड में फिर 6 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तीसरे सेकंड में वापस जो है वो 5 मीटर पश्चिम की ओर आता है। तो बताओ व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा। दीजिए भाई जवाब सही।
दीजिए जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। एक व्यक्ति पहले 4 सेकंड में पूर्व की ओर, फिर दूसरे सेकंड के अंदर 6 मीटर पूर्व की ओर, फिर 3 सेकंड के अंदर है वो 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो व्यक्ति का औसत वेग क्या होगा? दीजिए भाई जवाब। देखिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, कोई व्यक्ति मान लो 4 मीटर पहले गया पूर्व की ओर, ठीक है, फिर और 6 मीटर है वो चला पूर्व की ओर, ठीक है, यानी कुल मिला के वो चल चुका है अब तक 10 मीटर, ठीक है। अब ये अपन कह सकते हैं ईस्ट है, ठीक है, सॉरी, मान लो भाई ये इस साइड में ईस्ट है तो इस साइड में वेस्ट है, ठीक है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब ये कह रहा है कि वो 5 मीटर वापस पूर्व की ओर आया, सॉरी पश्चिम की ओर आया, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया मतलब, ठीक है। तो यानी उसने कुल कितनी दूरी तय की है? उसने कुल दूरी तय की है कितनी? 5 मीटर, ठीक है। उसने कुल दूरी कितनी तय की है? 5 मीटर, ठीक है। तो उसका औसत वेग यदि अपन ने, क्योंकि विस्थापन के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो अपन कह सकते हैं कि कुल तय की गई दूरी है वो 5 मीटर है, 0 से लेके 5 तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ये वापस आ गया। तो चलिए, अब यदि अपन बात करें कि इसने यदि 5 मीटर दूरी तय की है, तो 5, और अपन कहते हैं कि विस्थापन क्या होता है, सॉरी औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। तो चला कुल कितने? 3 सेकंड चला है, ठीक है, तो उसका औसत वेग निकाल लीजिए कितना होगा? 1.66, ठीक है, 1.66। ये क्वेश्चन आपसे विस्थापन के आधार पर पूछा गया है, तो औसत वेग का एक क्वेश्चन जो होता है वो ये भी होता है कि विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन कुल कितना हुआ है? 5 मीटर, और समय कुल कितना लगा है? 3 सेकंड, तो ये हो गया 1.66, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति 15 सेकंड में एक वर्ताकार पथ के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा? दीजिए भाई जवाब। एक व्यक्ति जो है वो किसी वर्ताकार पथ के ऊपर, ये केंद्र है, यहाँ से ये पूरा कोण बनाता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाता है, तो बताओ उसका कोणीय वेग क्या होगा? 7 रेडियन, देखो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, और अपन कह सकते हैं कि इसका आंसर या तो 7 रेडियन, या 4 रेडियन प्रति सेकंड, या 6 रेडियन प्रति सेकंड, या 9 रेडियन प्रति सेकंड। भाई दीजिए जवाब, कितना होगा इसका कोणीय वेग? देखिए, कोणीय वेग को ओमेगा से व्यक्त करते हैं, और ओमेगा बराबर होता है थीटा बट्टे टी, ठीक है। कोणीय वेग को व्यक्त करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा बराबर होता है कोणीय वेग बराबर थीटा बट्टे टी। अब अपने पास थीटा, कोण का मान कितना दे रखा है? 90, ठीक है, और टाइम कितना है? 15 सेकंड, ठीक है। तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? उसका कोणीय वेग हो जाएगा 6 रेडियन प्रति सेकंड, 6 रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर है? दोबारा सुन लीजिए, कोणीय वेग को ओमेगा से व्यक्त करते हैं, और कोणीय वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा बट्टे टी, और थीटा का मान कितना है? 90 है, और टी का मान कितना है? 15, तो 15 सिक्के कितने हो गए? 90। तो इसका सही आंसर हो गया 6 रेडियन प्रति सेकंड। क्या हो गया? 6 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का वेग 15 सेकंड के अंदर 75 मीटर प्रति सेकंड से 90 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? दीजिए भाई जवाब। किसी वस्तु का वेग 15 सेकंड में 75 मीटर प्रति सेकंड से 90 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है, 20 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। दीजिए भाई जवाब, दीजिए जवाब। देखिए, वेग परिवर्तन की दर का मतलब होता है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और अपन जानते हैं त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय, ठीक है। ए बराबर v माइनस यू बट्टे टी, ठीक है। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t क्या हो गया, समय। अब देखो अपन ये बात करते हैं कि पहले वेग कितना था, पहले वेग था 75, ठीक है। अब कितना हो गया 90, ठीक है, बट्टा समय कितना है, समय है 15, ठीक है। तो आप कहोगे ये हो गया 25/15, ठीक है, 25/15। तो 25/15 का मतलब क्या हो जाता है 5/3, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर कितनी हो गई 5/3। वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। ए बराबर v माइनस यू बट्टे टी। अंतिम वेग कितना है 90 है, प्रारंभिक वेग कितना है 75, समय का भाग दिया, ये आ गया 25/15 और ये हो गया 5/3, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई से फेंका गया, तो बताओ उसका अधिकतम वेग कब होगा। किसी वस्तु को 10 मीटर ऊपर से यदि नीचे फेंकते हैं तो बताओ उसका अधिकतम वेग कब होगा, फेंकते समय, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद या टकराते समय। दीजिए भाई सही जवाब इसका क्या होगा। किसी वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई से फेंका गया तो उसका अधिकतम वेग कब होगा, दीजिए जवाब। तो उसका अधिक, चाहे 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, कितनी मीटर ऊंचे से फेंको, किसी भी वस्तु का धरती से टकराते समय अधिकतम वेग होगा, ठीक है। अधिकतम वेग जो होगा वो धरती से टकराते समय होगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से प्रक्षेप्य गति का उदाहरण क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप समझिए प्रक्षेप्य गति क्या होती है। प्रक्षेप्य गति वो होती है, इस प्रकार की गति होती है जो धरातल के साथ एक निश्चित कोण बनाती है, ठीक है। जो धरातल के साथ क्या करती है, एक निश्चित कोण बनाती है। तो बताओ इनमें से प्रक्षेप्य गति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तोप से छोटे गोले की गति, ईंधन समाप्त होने पर जहाज की गति, या क्षैतिज दिशा में फेंके गए पत्थर की गति, या उपयुक्त सभी। बताइए भाई जवाब दीजिए। प्रक्षेप्य गति का मतलब इस प्रकार की गति जो एक निश्चित कोण बनाती है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि तोप का गोला भी प्रक्षेप्य गति, ईंधन यदि खत्म हो जाता है तो जहाज भी ऐसे प्रक्षेप्य गति में गिरता है, और क्षैतिज से यदि पत्थर को फेंका जाता है तो वो भी इस प्रकार की गति करता है, ठीक है। चलिए आगे यदि अपन बात करें तो किसी पत्थर को ऊपर फेंकने पर तथा वापस धरती के आने के बीच का समय है वो क्या कहलाता है। देखिए किसी भी पत्थर को ऊपर फेंकने तथा वापस धरती पर आने के बीच का समय क्या कहलाता है, ठीक है। तो दीजिए भाई इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा उड्डयन काल, यानी जितनी देर हवा के अंदर पत्थर उड़ता है उस समय को बोलते हैं उड्डयन काल, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को कितनी डिग्री पर फेंकने पर वह सबसे दूर जाके गिरता है। दीजिए भाई जवाब दीजिए। किसी वस्तु को कितनी डिग्री पर फेंकने पर वह सबसे दूर जाके गिरता है। कितने डिग्री कोण पे फेंका जाए ताकि वह सबसे दूर जाके गिरेगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 42.5 डिग्री। दीजिए भी इसका सही जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो होगा 45 डिग्री, यानी किसी भी वस्तु को यदि 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है तो वो सबसे दूर जाके गिरती है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है न्यूटन ने किस पुस्तक में गति के नियमों का वर्णन किया था। दीजिए भाई जवाब दीजिए। न्यूटन ने किस पुस्तक के अंदर गति के नियमों का वर्णन किया था। पहली है मोमेंटम, दूसरी प्रिंसिपिया, तीसरी है लॉ ऑफ मोशन और अगली है न्यूटन्स स्टोरी। दीजिए भाई जवाब दीजिए। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा प्रिंसिपिया, ठीक है। इसका
बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा प्रिंसिपिया। न्यूटन ने अपनी बुक है प्रिंसिपिया, उसके अंदर गति के नियमों का वर्णन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से जड़त्व का उदाहरण नहीं है। निम्न में से जड़त्व का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले इनर्शिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर्शिया, या अपन कह सकते हैं जड़त्व क्या होता है। देखिए, जड़त्व वो गुण होता है किसी भी पदार्थ का जो उसको स्थिर रखने में या गतिशील रखने का जो गुण होता है वो होता है जड़त्व। किसी भी वस्तु को स्थिर रखने का और गतिशील रखने का जो गुण होता है वो होता है जड़त्व। ठीक है, देखिए कंबल को पीटने पर धूल के कणों का झड़ना बिल्कुल जड़त्व का उदाहरण है। दरी खींचने पर उस पर खड़े व्यक्ति का गिरना बिल्कुल जड़त्व का उदाहरण है। चलती हुई मोटर में अचानक रुकने पर उसमें बैठे व्यक्ति का आगे की ओर झुकना बिल्कुल ये भी जड़त्व का उदाहरण है। और बंदूक से गोली का चलना ये गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण होता है जो उसको स्थिर रखता है या गतिमान रखता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संवेग होता है। संवेग क्या होता है? बल व गति का गुणनफल, बल व वेग का गुणनफल, बल व द्रव्यमान का गुणनफल, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। दीजिए भी जवाब, दीजिए जवाब दीजिए, संवेग क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा डी, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। हमें पता है संवेग को p से व्यक्त किया जाता है और p बराबर होता है mv। p बराबर क्या होता है? mv। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हवा से भरे बैलून को यदि हाथ से दबाया जाता है तो उसका आकार एवं आकृति, उसका आकार एवं आकृति दोनों बदलते हैं। तो बताओ किसके कारण? कौन सा गुण होता है जिसके कारण उसके आकार और आकृति दोनों बदलते हैं? त्वरण, संवेग, जड़त्व या बल? दीजिए भाई, संवेग, त्वरण, जड़त्व या बल? दीजिए इसका सही जवाब दीजिए भाई। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा बल। ठीक है, अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि बल लगाने पर ही किसी वस्तु का आकार और आकृति बदलती है। ठीक है, बल लगाने पर ही किसी वस्तु की आकार और आकृति बदलती है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो बताइए कितना बल लगाने पर उसका वेग 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो कितना बल लगाने पर उसका वेग 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अपने को ज्ञात करना है बल। क्या ज्ञात करना है? बल। ठीक है, दीजिए भाई जवाब, जवाब दीजिए। देखिए नहीं आता, ध्यान से सुनिए। बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। बल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma। बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ठीक है, अब अपने पास क्या है? m है। m कितना है? 50 kg है। ठीक है, लेकिन a नहीं है अपने पास। a क्या होता है? a होता है त्वरण वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, लेकिन जब अपने पास स्पीड है और टाइम है तो अपन क्या निकाल सकते हैं? वेग परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 5/2 कितना हो गया? 2.5। ठीक है, तो अपने पास वेग है वो कितना है? सॉरी, द्रव्यमान 50 है और त्वरण कितना है? 2.5। ठीक है, तो अब आप कह दोगे ये F बराबर ma। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125 न्यूटन। 125 न्यूटन। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला होता है F बराबर ma। m का मान कितना दे रखा है? 50। a निकाल लेंगे समय के अंदर, सॉरी स्पीड में। जब आप समय का भाग दोगे तो ये वो आ जाएगी वेग परिवर्तन की दर, त्वरण आ जाएगा। और त्वरण और जब त्वरण और
द्रव्यमान को जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 125 न्यूटन। ठीक है, तो बल कितना हो गया, 125 न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे देखो। आपको चाहिए क्वेश्चन हार्ड लग रहे हो, लेकिन एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर और रेलवे ग्रुप डी के अंदर है वो ऐसे ही क्वेश्चन आने, चाहे एनटीपीसी प्री के अंदर कुछ इजी क्वेश्चन आ जाए शुरुआती पारियों के अंदर, लेकिन एनटीपीसी मेंस और रेलवे ग्रुप डी के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है और जवाब दीजिए। प्रकृति में मुख्यतः कितने बल होते हैं? प्रकृति में मुख्यतः कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं मुख्य रूप से? बताइए भाई, जवाब दीजिए। 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 2 प्रकार के बल? 5 से 4, 6 या 2? दीजिए भाई जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। प्रकृति में मुख्य रूप से 4 प्रकार के बल होते हैं। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा यदि अपन बात करें तो स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। तीसरा यदि अपन बात करें तो वो होता है नाभिकीय बल। ठीक है, और चौथा होता है दुर्बल बल। ठीक है, तो ये प्रकृति के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, 4 प्रकार के बल मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूरी बढ़ने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी भी 2 वस्तुओं के बीच में या दूरी बढ़ा दी जाए तो बल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या दूरी और बल का क्या संबंध है? ठीक है, तो बताइए, घटता है, बढ़ता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? दीजिए भी जवाब। दूरी बढ़ाने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपन कहते हैं कि दूरी जो होती है वो बल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी एक बढ़ेगी तो दूसरा क्या करेगा? घटेगा। तो यहाँ पर आप क्या बढ़ा रहे हो? दूरी बढ़ा रहे हो, तो बल क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, बल और दूरी जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन कहते हैं एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ दूरी बढ़ रही है तो बल क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूरी बढ़ाने पर बल पर क्या, द्रव्यमान घटाने पर, द्रव्यमान घटाने पर बल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? अब इस क्वेश्चन का तो जवाब दे ही दो भाई आप, इस क्वेश्चन का तो जवाब दे ही दो। दीजिए भाई जवाब दीजिए। तो देखिए, हम कहते हैं कि बल जो होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। सीधी सी बात है, यदि समानुपाती है तो पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ द्रव्यमान क्या कर रहा है? घट रहा है। द्रव्यमान घटेगा तो बल भी क्या करेगा? घटेगा। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के तो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और बल जो है वो द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या करेगा? बढ़ेगा। यहाँ द्रव्यमान क्या कर रहा है? घट रहा है, तो सीधी सी बात है बल भी क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस बल की अनुपस्थिति में वस्तु वर्ताकार पथ पर नहीं चल सकती? कौन सा बल यदि नहीं होगा तो वस्तु वर्ताकार पथ के ऊपर नहीं चल सकती? बताओ भाई, दो जवाब। दीजिए जवाब। किस बल की अनुपस्थिति में वस्तु वर्ताकार पथ पर नहीं चल सकती है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल और प्रसारी बल। दीजिए भी जवाब। किस बल की अनुपस्थिति में वस्तु जो है वो वर्ताकार पथ पर नहीं चल सकती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की ओर जो बल लगता है, ठीक है, बाहर से केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र से जो बाहर की ओर बल लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है,
अपन कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है, या नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनों की गति है, ये सारी क्या होती है, अभिकेंद्रीय बल होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बलों का संयुक्त उदाहरण है, बताइए भाई। मुड़ते समय गाड़ी का झुकना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, वॉशिंग मशीन या मौत के कुएं का खेल। दीजिए जवाब। निम्न में से कौन सा अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल दोनों का संयुक्त उदाहरण है, दीजिए जवाब दीजिए। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मौत के कुएं का खेल। देखिए, मुड़ते समय गाड़ी का झुकना और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति जो होती है वो एग्जाम्पल है किसके, अभिकेंद्रीय बल के। वॉशिंग मशीन है, या अपन कह सकते हैं कि जो दूध दही की जो मशीन होती है वो किसकी होती है, अपकेंद्रीय बल पर। मौत के कुएं के खेल के अंदर जो मोटरसाइकिल होती है वो दीवार के ऊपर लगाती है, कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। और दीवार से कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक गुण हमेशा युग्म में रहता है, यानी हमेशा जोड़े में रहता है, अकेला नहीं पाया जाता। तो बताइए, बल, वेग, संवेग या कार्य। निम्न में से कौन सा भौतिक गुण जो होता है वो हमेशा जोड़े के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बल। हमने गति के तीसरे नियम से पढ़ा है कि बल जो होते हैं वो सदैव युग्म में रहते हैं। जहाँ बल लगेगा वहाँ पर जहाँ पर क्रिया बल लगेगा वहाँ पर प्रतिक्रिया बल होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, दीजिए भी जवाब। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। देखिए, बल आघूर्ण होता है बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। ठीक है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को। बल आघूर्ण का मतलब होता है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए बल आघूर्ण किसका गुणनफल है, तो आप कहोगे बल और दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाव से कूदने पर नाव के पीछे की ओर हट जाना गति का कौन सा नियम है, दीजिए भी जवाब। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना गति का कौन सा नियम है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गति का तीसरा नियम। ठीक है, तैरना, चलना, ये भी गति के कौन से नियम में आते हैं, तीसरे नियम में। अभी हमने पढ़ा क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों जहां लगते हैं वो होता है गति का तीसरा नियम। ठीक है, चलिए भाई जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के बैट से और शॉट मारकर गेंद को दूर तक ले जाना किसका उदाहरण है, बताओ। क्रिकेट के बल्ले से शॉट मारकर गेंद को दूर तक भेजना किसका उदाहरण है, संवेग, आवेग, घर्षण या अभिकेंद्रीय बल। संवेग, आवेग, घर्षण या अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, आवेग। देखिए, आवेग क्या होता है, अपन कह सकते हैं किसी वस्तु पर यदि बहुत कम समय के लिए यदि बल लगता है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए कार्य होता है, बहुत कम समय के लिए यदि बल लगता है तो उसको बोलते हैं आवेग। ठीक है, कम समय के लिए लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दीजिए भी जवाब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कि गति के किस नियम से और बल की परिभाषा मिलती है, दीजिए जवाब। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति का प्रथम नियम।
गति के प्रथम नियम से है वो बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों बल और गति के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं देखो आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, इससे लगभग आपका देखो आधा, और ये जो सिलेबस है आधा जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि सर इतना पढ़ने से क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? देखो इतना पढ़ने से आपका 100 सिलेक्शन हो जाएगा, लगभग 100 से ज़्यादा तक टेस्ट अपन कह सकते हैं लगेंगे आपके। ग्रुप डी से पहले पहले लगभग 100 से ज़्यादा टेस्ट हो जाएंगे अपने। तो आप जितना जल्दी हो, ठीक है, उतना जल्दी और लोगों को भी है वो इसकी सूचना दे दें। ठीक है, अपना टारगेट जो 25 है वो अपन देखो पूरा करेंगे। जो विद्यार्थी पहले दिन से जुड़ा हुआ है और लास्ट तक जुड़ा रहेगा उसका टारगेट 25 पूरा होगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उनको भी आप सूचना दे दें। ठीक है, अगले टेस्ट में अपन फिर मिलते हैं। अच्छा, ये टेस्ट कैसा हुआ जल्दी से अपने जो अंक है वो बता दीजिए भैया। आप रियल में गिन के और आप अपने अंक बता दीजिए। देखिए ये 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सही था या गलत था बता दीजिए, जोड़ लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये 24वां क्वेश्चन है, ये 23वां, 22वां, 21वां, 20वां, 19वां, 18वां, 17वां, 16वां, 15वां, 14वां, 13वां, 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, ये चौथा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है। अब जल्दी से सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने से निकाल दिए, आपने जोड़ लिए होंगे क्वेश्चन कितने आपके सही हो रहे हैं, तो वो सही जवाब आप दे दीजिए भाई। ठीक है, तो आगे भी अपन लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। न्यूमेरिकल आप है वो थोड़ा सा एक बार फिर से देखिएगा, और उनको यदि नहीं समझ में आया पहली बार में तो उसको लिखने की भी कोशिश करो, ताकि जितने न्यूमेरिकल है उनका आपके पास एक जगह पे कलेक्शन हो जाए, तो एग्ज़ाम टाइम में भी आपको देखने के लिए दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में। धन्यवाद।